हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि छोटी शाही सगी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। सेवक किम उनको हवा दे रही होती है तो छोटी सगी कहती है कि बस करो, अब बहुत हुआ। छोटी सगी कान कहती है कि आखिर महाराज मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो छियोल कहती है क्या मैं बावर्ची मैंग से कह के उस डैन को बावर्ची खाने से निकलवा दूं? अगर सभी बावर्ची उस पर अपना रोब जमाएंगे और उसे अपनाएंगे नहीं तो वो जरूर शाही रसोई से हट जाएगी। तो छोटी सगी कान कहती है कि तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है, तुम कुछ ऐसा करो कि वो मेरी नजरों के सामने ना आए। तो शियोल कहती है कि जी ठीक है, बावर्ची मैंग ये कर देगा। फिर हमें बावर्ची खाने में बावर्ची मैंग को दिखाते हैं जो जियोंग का बनाया हुआ खाना चेक कर रहे होते हैं। खाना बहुत ज्यादा मजे का होता है तो वो सोचने लगता है कि आखिर इतने मजे का खाना ये कैसे बना सकती है, मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। फिर वो अपना चाकू जोर से मेज पर मारता है और कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और फिर उस दिन से ही सभी रसोई उन दोनों को तंग करने लगते हैं। कभी वो लकड़ियां गीली कर देते और कभी सामान में वो सांप रख देते और कभी बावर्ची खाने में बहुत सारे कॉकरोच फेंक देते। जियोंग देखती है और कहती है कि इतने सारे कॉकरोचेस कहाँ से आ रहे हैं। और फिर उसकी नजर बावर्ची मैंग पर पड़ती है जो ये सारे कॉकरोचेस वहाँ पर फेंक रहे होते हैं। जियोंग जब बावर्ची मैंग को देख रही होती है तो आगे से गुस्से से बोलता है कि आंखें दिखाती है। फिर वो दोनों थक हार कर वापस जेल में आती है और खुद को आकर खुद ही बंद कर देती है और चाबी वापस दे देती है। जियोंग किलगिम से कहती है कि अब तो मुझे ये कैद खाना घर जैसा लग रहा है, अब मुझे यहाँ पर राहत महसूस हो रही है। किलगिम कहती है कि अगर इन लोगों ने हमें ऐसे ही परेशान करना है तो इससे अच्छा है कि ये हमें कैद रखे। तो जियोंग कहती है कि उम्मीद है कि कल का दिन अच्छा होगा। किलगिम कहती है कि जैसे हालात है तो कल का दिन आए ही ना, यही अच्छा होगा। जियोंग कहती है कि ये बावर्ची तो मेरी सोच से भी ज्यादा सख्त निकले, ये लोग तो परेशान किए जा रहे हैं, क्या मुझे इनकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए? किलगिम कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो उन सबको मौत की सजा मिलेगी। तो जियोंग को सभी बावर्चियों के बारे में ख्याल आता है जब महाराज उन सबको मार रहे होंगे। तो जियोंग कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, हमें कुछ और सोचना होगा। फिर हमें अगली सुबह महाराज को दिखाते हैं जो तैयार हो रहे होते हैं। इतने में ही उनके पास मुख्य शाही सगी आते हैं। तो महाराज यूं ही उनसे पूछते हैं कि ये आपके हाथ में क्या है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये सब मंत्रियों के इस्तीफे हैं। तो महाराज यूं ही उनसे पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो मुखिया शाही सगी कहते हैं कि आपका हर वक्त अपने कक्ष में रहना और मुखिया राज्यपाल होंग को कैद कर देना, इन चीजों की वजह से वो आपसे बहुत नाराज हैं। तो महाराज यूं कहते हैं कि राजा के खिलाफ गद्दारी करने वाले इंसान को क्या सजा देना गलत है। तो मुखिया शाही सगी कहते हैं कि सभी मंत्रियों का कहना है कि अगर गद्दारी की वजह से ही मुखिया राज्यपाल होंग को कैद किया गया है तो उसी जुर्म में पकड़ी हुई डैंग को भी वही सजा देनी चाहिए। महाराज यूं कहते हैं कि मौत की सजा कब दी जाएगी इसका फैसला करना मेरा हक है। फिर महाराज कहते हैं कि अब मैं राजभवन जाऊंगा। फिर महाराज अपने राजमंत्री को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जियोंग को राजभवन में लेकर आओ। फिर हमें सबको राजभवन में दिखाया जाता है। सभी मंत्री महाराज से यही कह रहे होते हैं कि अगर मुख्य राज्यपाल होंग को सजा मिली है कैद की तो इसी जुर्म में पकड़ी जाने वाली डैंग को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। और तो और जिस मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए थी उसे तो मुखिया राज्य रसोई बना दिया गया है। ये हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। तो महाराज ही कहते हैं कि बस करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तो मंत्री कहता है कि महाराज अभी तक वो मुजरिम अपनी चालबाजी की वजह से बचा हुआ है और हमें लगता है कि वो ये सब कुछ करके हमें आपस में लड़वाना चाहती है। तो इमसू कहता है कि क्या तुम सबको सच में यही लगता है कि महाराज ने एक डैन की वजह से राज्यपाल होंग को कैद कर दिया है? तो तुम लोग अभी हमारे महाराज को समझे ही नहीं हो, क्या वो कभी गलत फैसला ले सकते हैं? मुख्य शाही सगी कहते हैं कि क्या ये शर्म की बात नहीं है कि जिसने महाराज के साथ गद्दारी की उसको छोड़कर दूसरे लोगों की बातें महल में फैल रही हैं। तो मंत्री कहते हैं कि आप दोनों तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप महाराज के दिल को जानते हो। महाराज कहते हैं कि अब आप सभी चुप कर जाइए, आप सबकी इतनी हिम्मत कि आप सब मेरे सामने बोले, मैं आप सबकी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज आपको बेइज्जत करने के जुर्म में जो डाइन पकड़ी गई है आप उसे फांसी की सजा दें और मुख्य राज्यपाल का निर्वासन रद्द करें। तो महाराज गुस्से से कहते हैं कि आप सबको ऐसा राजा चाहिए जो सिर्फ एक कठपुतली हो। फिर महाराज गुस्से से खड़े होते हैं और कहते हैं कि जवाब दीजिए, जिस इंसान ने मेरा इतना अपमान किया है तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? और ठीक है, मैं सुनूंगा, मैं आप सबकी बात जरूर सुनूंगा। फिर वहाँ पर महाराज के सिपाही जियोंग को लेकर आ जाते हैं। फिर हमें छोटी शाही सगी को दिखाया जाता है जो छियोल से कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो छियोल कहती है कि जी हाँ, मैंने पूरे महल में झूठी खबर फैला दी कि राज्यपाल होंग का जो निर्वासन हुआ है वो भी इसी लड़की की वजह से हुआ है और ये अफवाह राजमहल में जंगल की आग की तरह फैल गई और अब वो डायन ज्यादा देर तक जिंदा
नहीं रह पाएगी। छोटी शाइसगी उसे कहती है कि बहुत खूब। और फिर यहाँ पर ड्रामे के शुरू में होने वाला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ जी योंग जमीन पर बैठी होती है और सभी राजमंत्री महाराज से कह रहे होते हैं कि इस लड़की को आप मौत की सजा दें और राजगद्दी की मर्यादा फिर से कायम करें। तो फिर महाराज जी योंग के पास आते हैं और कहते हैं कि रात को इस लड़की ने मुझे कुछ शाही खाना खिलाकर बहकाने की कोशिश की थी। फिर अपनी तलवार लेते हैं और कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस लड़की को मुख्य राज रसोइया बनाता हूँ। सभी मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये तो गलत है। महाराज जी योंग से कहते हैं कि तुम्हें ये बात समझ आई, अब तुम रोज मेरे लिए खाना बनाओगी और अगर एक ही पकवान तुमने 2 बार बनाया या फिर कुछ ऐसा जो मुझे पसंद न आया तो तुम्हारी मौत तय है। वहाँ से जाते हुए सभी मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं कि छोटी शाइसगी कम थी जो महाराज टाइन पर भी मेहरबान हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो मंत्री जो महाराज की गद्दी को छीनना चाहते हैं कहते हैं कि यही तो वक्त था जब हम महाराज की गद्दी को छीन सकते थे। पता नहीं महाराज इस औरत को कहाँ से उठा लाए। अब महाराज को जल्द ही ये बात समझ आ जाएगी कि औरतों के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं है। फिर हमें छियोल को दिखाते हैं जो छोटी शाइसगी से माफी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। छोटी शाइसगी कहती है कि अभी महाराज ने खुद उस टाइन को मुख्य राज्य रसोइया बनाया है तो भी मैं कोई चाल भी नहीं चल सकती, तो अब मुझे किसी और की मदद लेनी होगी। फिर हमें छोटी सगी को राजमाता के पास दिखाया जाता है। राजमाता कहती है कि आज सूरज कहाँ से निकला है, छोटी शाइसगी मुझसे मिलने आई है। छोटी शाइसगी कहती है कि मुझे माफ कर दे राजमाता, अब से मैं आपसे बार बार मिलने आती रहूंगी। तो राजमाता कहती है कि तुम्हें जरूर मुझसे कोई काम होगा इसीलिए तुम मुझसे मिलने आई हो, तो बताओ फिर तुम्हें क्या काम है। छोटी शाइसगी कहती है कि असल में मैं आपसे उस डाइन के बारे में बात करने आई हूँ। वो डाइन अपने खाना बनाने के हुनर से महाराज को अपनी तरफ माइल कर रही है और अब वो मुख्य राज रसोइया है। तो इतने में तीसरी सगी बोलती है कि ये खुदी तो इतनी ही चालबाज है, तो दूसरी सगी उन्हें चुप करवाती है। तो राजमाता छोटी शाइसगी से कहती है कि तुमने जो बोलना है तुम साफ बोलो। तो छोटी शाइसगी कहती है कि जिस दिन वो डाइन महाराज की जिंदगी में आई थी उस दिन सूरज ग्रहण था और उस दिन किसी बागी ने महाराज पर तीर चलाया था। तो राजमाता गुस्से में आ जाती है और कहती है कि महाराज पर हमला हुआ था, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। छोटी शाइसगी कहती है कि महाराज ने हुक्म दिया था कि इस बात के बारे में किसी को कुछ पता न चले, तो इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता पाई। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला था कि महाराज ने उस डाइन को मुख्य राज्य रसोइया बना दिया है तो मैं इसे हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी, तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ मिलने के लिए आ गई राजमाता। वो कहाँ से आई और वो किस वंश की है इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। राजमाता कहती है कि इस बारे में चिंता तो मुझे भी है, लेकिन शाही रसोई के मामलात में दखल अंदाजी का हक ना तो मुझे है और ना ही किसी और को। तो छोटी शाइसगी कहती है कि जी हाँ मैं जानती हूँ, तो अगर ऐसे में आप खुद ही उस टाइम की काबिलियत को देखें तो कैसा रहेगा राजमाता। तो सभी सगी आपस में बातें करने लगती हैं कि ये आइडिया तो अच्छा है, अगर वो डाइन सच में ही खाना बनाने में माहिर है तो ऐसे में हम सभी मंत्रियों का गुस्सा शांत कर सकते हैं और अगर वो इस काम में कामयाब ना हुई तो हम उसे महल से भी निकाल सकते हैं। राजमाता कहती हैं कि मैं भी उस डाइन के हुनर को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ, अफवाहें तो बहुत हैं लेकिन असल बात क्या है ये किसी को नहीं पता। तो छोटी शाइसगी कहती है कि आदरणीय राजमाता आप बस हुक्म दीजिए, बाकी सब मैं खुद ही संभाल लूंगी। फिर हमें जी योंग और किलगिम को दिखाते हैं जिन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। किलगिम दीवारों को हाथ लगाती है और कहती है कि ये देखिए यहाँ पर तो सच में दीवार है। जी योंग फर्श पे हाथ मारती है और कहती है कि किलगिम यहाँ पर तो फर्श है और ये देखो ये गर्म भी है। फिर वो दोनों वहाँ पर मौजूद कंबल देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जी योंग कहती है कि किलगिम तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। किलगिम कहती है कि आप मुख्य राज रसोइया बन ही गई, मुझे तो यकीन नहीं होता, ये सब कुछ एक सपने जैसा है। जी योंग कहती है कि अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने हमें रहने के लिए एक कमरा तो मिला ना, ये कितना अच्छा है। किलगिम कहती है कि जी हाँ सचमुच, किसने सोचा था कि हमें इस जिंदगी में ऐसा सम्मान मिलेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। किलगिम कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझसे और नहीं सहा जा रहा था। तो जी योंग कहती है कि मुझसे भी बहन, और फिर गुस्से से कहती है कि आखिर ऐसे जालिम दानिशशाह से हमारा पाला ही क्यों पड़ा। तो किलगिम कहती है कि दीदी आपने वादा किया था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगी। तो जी योंग कहती है कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर हर तरफ दीवारें हैं तो हमारी बातें कोई भी नहीं सुन सकता। और फिर जी योंग ऊंची आवाज से बोलती है कि कोई सुन रहा है क्या। किलगिम कहती है कि आप सही कह रही हैं। इतने में ही उन्हें बाहर से राजमंत्री की आवाज आती है जो उन्हें कहते हैं कि क्या आप दोनों बाहर आएंगी। जी योंग और किलगिम बाहर
जाती है तो राजमंत्री उन्हें उनके पहनने के कपड़े देते हैं और कहते हैं कि कल से आप बावर्ची खाने ये कपड़े पहन कर जाएंगी और मुख्य राज रसोइया बनने के लिए आपको बहुत बधाई। फिर वो दोनों कपड़े देखती हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जियोंग उनसे पूछती है कि क्या ये सच में किसी महिला बावर्ची के कपड़े हैं और आपको ये सब कुछ तैयार करने का मौका आखिर कब मिला। तो राजमंत्री कहते हैं कि चलिए फिर हम सुबह मिलते हैं। तो जियोंग उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। तो जाते हुए बोंगसी राजमंत्री से कहता है कि मुझे तो इस लड़की का दिमाग कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो राजमंत्री कहते हैं कि सोच समझ कर बोलो, इतने साल मंत्री रहने के बाद भी तुम ढंग से बात करना नहीं जानते। तो बोंगसी कहता है कि मुझे माफ कर दें। फिर हमें बावर्ची सिम को दिखाते हैं जो सभी बावर्चियों से कह रहे होते हैं कि महिला को मुख्य राज रसोइया क्यों बनाया। बावर्ची इम कहते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि उस लड़की को मुख्य राज रसोइया बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे महाराज हैं। बावर्ची मैंग कहते हैं कि फिर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम लोग चुपचाप यहाँ पर बैठे रहें और वो लोग हमारे शाही रसोई को बर्बाद कर दें। तो बावर्ची इम कहते हैं कि फिर बताओ हम क्या करें। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि अगर हम उसे निकाल नहीं सकते तो हम उसे मजबूर कर देंगे कि वो यहाँ से खुद चली जाए। फिर हमें अगले सुबह जियोंग और खिलकिम को दिखाते हैं जो दोनों शाही रसोई में आ रही होती हैं। खिलकिम कहती है कि अरे वाह, आपकी वजह से मैं शाही रसोई की दासी बन गई। तो जियोंग कहती है कि हाँ, नौकरी के पहले दिन का एहसास बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। शाही रसोई में काम करना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। दोनों मंत्री भी उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं। तो गिलजिम कहती है कि दीदी, क्या हम ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? अगर उन बावर्चियों ने हमें फिर से तंग करना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे? तो जियोंग कहती है कि हाँ, लेकिन उस वक्त मेरी रसोई नहीं थी ना, तुम फिक्र मत करो, इस बार सबक सिखाने की बारी मेरी है। फिर हमें शाही रसोई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बावर्ची सभी सामान खराब कर रहे होते हैं। कोई आटे में ज्यादा नमक शामिल कर देता है और कोई सभी चाकू की दाल इतनी खराब कर देता है कि उससे कुछ भी काटा नहीं जाएगा। सभी चटनियों के मसाले छुपा देते हैं और जो अच्छा मांस होता है उसे भी छुपा देते हैं। इतने में ही वहाँ पर बोंगसी, राजमंत्री, जियोंग और खिलकिम आती है। बोंगसी कहते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, जियोंग को हमारे महाराज ने खुद मुख्य राज रसोइया बनाया है। फिर जियोंग उन सबसे हेलो कहती है और कहती है कि हमारी पहली मुलाकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है योन जियोंग और इनका नाम है सोंग खिलकिम, ये है मेरी सहायक। तो खिलकिम कहती है कि कैसे हैं आप सब लोग। फिर राजमंत्री कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ, शाही भोजन में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो बोंगसी कहता है कि जैसे आप कहें। उनके जाने के बाद बावर्ची मैंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम किस पल पर हमारी शाही रसोई की मुख्य शाही रसोइया बनी हो, लेकिन इस असली पद की जिम्मेदारी का तुम्हें अंदाजा भी है। इस शाही रसोइया में 390 लोग काम करते हैं। 195 और 195 लोग 2 बार में काम करते हैं और इन सभी लोगों को एक साथ चलाना और बिना रुकावट के खाना बनाना, ये काम होता है एक मुख्य शाही रसोइये का। तो जियोंग हंसती है और कहती है कि अच्छा बोलता है ये, मैंने तो इसका एक एक लफ्ज ध्यान से सुना। तो 390 कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। इतने लोग तो किसी होटल के रेस्टोरेंट में भी काम नहीं करते। आप सब तो कमाल के हैं। तो बावर्ची इम कहते हैं कि होटल, ये क्या बोल रही है। बावर्ची इम कहते हैं कि खैर जो भी हो, तुम्हारे जैसे नौसिखी की बस की बात नहीं है इस बावर्ची खाने को संभालना। तो इससे पहले कि तुम कोई तमाशा शुरू करो और खुद को शर्मिंदा करो, तुम यहाँ से जाओ। तो जियोंग कहती है कि 1 मिनट, अच्छा तो बताओ कि यहाँ पर सबसे ऊंचा दर्जा किसके पास है। फिर सबकी तरफ उंगली करती है और बाद में अपनी तरफ करती है और कहती है कि मेरे यानी कि मुख्य राज रसोई को छोड़कर। तो बावर्ची इम कहते हैं कि वो मैं हूँ, मेरा नाम है बावर्ची इम और मैं यहाँ का मुखिया बावर्ची हूँ। तुम्हारे आने से पहले महाराज के खाने का सारा जिम्मा मेरा था। तो जियोंग कहती है कि अच्छा समझ गई बावर्ची इम। बावर्ची मैंग के पास आती है और उनसे पूछती है कि आप कौन हैं। तो वो कहते हैं कि इस बावर्ची को कहते हैं बावर्ची मिंग। फिर जियोंग बावर्ची सिम और बावर्ची मिंग के बारे में भी पूछती है। फिर कहती है कि बस सभी का इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, अब चलो शाही भोजन तैयार करते हैं, चलो काम लग जाओ। बावर्ची मैंग कहते हैं कि बड़ी आई। तो जियोंग कहती है कि अगर हमारा खाना जरा सा भी लेट हुआ तो महाराज हम पर गुस्सा करेंगे। बावर्ची इम आप सबको ये बात बताइए। तो बावर्ची इम कहते हैं कि फिर तुम क्या काम करोगे, तुम हमारे मुखिया राज्य रसोइया हो, तो तुम सबको बताओ कि हमें कैसे काम करना है। बावर्ची मैंग कहते हैं कि तुम हमें बताओ कि हम खाना कैसे बनाएंगे, कौन सा पकवान बनाएंगे और कौन सी सामग्री इस्तेमाल करेंगे। तो जियोंग कहती है कि अरे भला मुझे शाही रसोई के काम के बारे में क्या पता, मैं तो बस यहाँ पर महाराज की कृपा से हूँ। तो बावर्ची इम और बावर्ची मैंग आप रोज की तरह ही काम करो और हाँ, इसमें सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। बावर्ची इम कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब हुआ, जब हम शाही बावर्ची है ही नहीं तो इस बात की जिम्मेदारी हम पे कैसे हुई। तो जियोंग कहती है
क्योंकि मैंने महाराज से साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ नजर रखूंगी। बावर्ची इंग कहते हैं कि अगर इसकी बातें सच्ची हैं तो आज मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान है। बावर्ची मैन कहते हैं कि महाराज ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी बातें मुझे छोटी नहीं लग रही। बावर्ची खाने में मौजूद सभी लोग अपने वो सभी काम सही करने लगते हैं जो उन्होंने जियोंग के आने से पहले खराब किए थे, और वहाँ पर बहुत ही हड़बड़ी मच जाती है। इतने में हिलगिम जियोंग के पास आती है और कहती है कि क्या बात है दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। जियोंग कहती है कि मैं ये सब कुछ कई बार झेल चुकी हूँ, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। इतने में ही सेवक की वहाँ पर आती है और जियोंग से कहती है कि राजमाता आपसे मिलना चाहती है। जियोंग कहते हैं कि राजमाता मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन क्यों? फिर हमें जियोंग को राजमाता के पास दिखाते हैं। वहाँ पर चारों सखी भी मौजूद होती है, वो सभी जियोंग को ही देख रही होती है। तो जियोंग कहती है कि आखिर ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? राजमाता कहती है तो फिर तुम ही वो डायन मुख्य राज रसोइया जिसे महाराज लेकर आए हैं। तो जियोंग कहती है कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मैं बस दूर देश से आई हूँ। राजमाता कहती है कि मैं सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ। महाराज की दादी होने के नाते मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी काबिलियत को देख सकूं। अगर तुमने बेहतरीन सवाद की जगह महाराज को भटकाने की कोशिश की है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो जियोंग सोचती है कि अरे यार, अब मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। तो जियोंग राजमाता को सीधा ही दादी माँ कह लेती है। चारों सखी उसको देख रही होती है। तो जियोंग कहती है कि मेरा मतलब है राजमाता, मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं कुछ समझी नहीं। तो राजमाता कहती है कि जो लोग महाराज को जुबान से झूठ बोलकर धोखा देते हैं उनकी जुबान काट दी जाती है, और जो लोग उन्हें खाना बनाकर धोखा देते हैं उनके हाथ काट दिए जाते हैं। तो जियोंग कहती है कि आप मेरी काबिलियत को कैसे परखेंगी। तो राजमाता कहती है कि तुम्हारा मुकाबला होगा महल में मौजूद बावर्चियों से, तो तुम इस मुकाबले के लिए तैयार रहना। तो जियोंग कहती है कि इसका मतलब है कि मुझे इस मुकाबले के लिए अपने हाथों को दांव पर लगाना होगा। एक रसोई के लिए यही तो सब कुछ होता है। तो राजमाता कहती है कि तुमने सही समझा, अगर तुम अपने हाथों को बचाना चाहती हो तो हमें भी अच्छा खाना खिलाकर हमें लुभाओ, जैसे तुमने महाराज को लुभाया। जियोंग सोचने लगती है कि मैं फिर से एक नई मुसीबत में फंस गई, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो जियोंग और छोटी शाही सगी आपस में सोचते हुए बातें करने लगती हैं। छोटी शाही सगी कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अभी भाग जाओ। जियोंग कहती है कि अच्छा, तो ये सब कुछ तुमने किया है, हाथ काटना तो तुम्हारे लिए एक मामूली सी बात होगी। छोटी शाही सगी कहती है कि तुम्हारी सजा यहीं पर नहीं खत्म होगी। जियोंग सोचती है कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।